हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो जैसा कि यार आपको पता है बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो आज से इसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करा रखा है। जिसने भी अभी तक के वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हो। तो आज से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इसका जो लेक्चर नंबर 1 है उस पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और इसके टाइप, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन एकदम मस्त तरीके से आज स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और जो जो बातें मैं आपको बताए एक एक बात को ध्यान से समझ से भी चलना, ठीक है। एकदम आसान है, आप खुद कहोगे भाई एकदम आसान है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब भैया सिंपल हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, क्या होता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की घटना क्या होती है, तो देखो इससे आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी पदार्थ है, ये आपके पास क्या है, मैटर है, पदार्थ है। देखो एकदम आसानी से समझेंगे, बस समझ से रहो। मान लो आपके पास कोई पदार्थ या मैटर है, इस पे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, आपने उस पर क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जो कि एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसको आप इस पदार्थ पे क्या करते हो, डालते हो। जिससे क्या होगा, ये पदार्थ इस ऊर्जा के कुछ भाग को अपने अंदर क्या करेगा, अवशोषित करेगा और इससे कुछ भाग आपकी एनर्जी बाहर भी निकलेगी इस टाइप से, ठीक है। और जो ये बाहर निकलेगी विकिरण या रेडिएशन, इसे हम क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे हम क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं हम लोग, इसे, इस रेडिएशन को यहाँ पे इस टाइप से एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे हम क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। और जो जब यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पर हम इस रेडिएशन को एकत्रित करते हैं, तो ये जो आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब आपको क्या प्राप्त हो गया, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया। ध्यान से समझो, एक एक बात समझोगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। देखो मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, मैटर है, उस पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण को गिराया। अब होगा क्या, ये जो पदार्थ है, इस विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो कि एक प्रकार की एनर्जी है, इसके कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित करेगा और कुछ भाग इससे बाहर भी निकलेगा, उत्सर्जित भी होगा। तो मान लो जो ये भाग आपका उत्सर्जित हो रहा है, ये हम क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं, इसे एकत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्राप्त होता है, इसे नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम का अगर आप अध्ययन करो, अगर इस स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप अगर अध्ययन करो, तो इससे क्या होगा, आपको जब आप स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो आपको इससे पदार्थ की संरचना अर्थात पदार्थ की आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। तो यह घटना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या कह रहे हैं हम आपसे, हमने आपसे कहा कोई भी पदार्थ है, अगर आपको उसकी संरचना के बारे में जानना है तो आप, एक विधि है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके द्वारा आप उस पदार्थ की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप क्या करो, पदार्थ है, आप उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं, और ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। अगर आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप उस पदार्थ पर डालते हो तो पदार्थ क्या करेगा, उसे कुछ अवशोषित कर लेगा, क्योंकि रेडिएशन को कुछ अपने अंदर अवशोषित भी करेगा या उत्सर्जित भी करेगा, मतलब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित भी करेगा। तो उसे आप क्या करो, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उसे एकत्रित कर लो। तो ये जो एकत्रित आपकी रेडिएशन होगी, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम नाम दे देंगे। और अगर आप इस स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसका अध्ययन करते हो, तो आपको इस पदार्थ की संरचना के बारे में या इसकी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और यह घटना ही आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी।
एकदम आसान है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वह ब्रांच है, मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैसे कोई पदार्थ है, अगर आप उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तो उससे आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और आप अगर उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर लेते हो तो आपको उस पदार्थ की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है, और यह आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, एकदम आसान है। आप खुद सुनो, आपसे हम क्या कह रहे हैं। मान लो कोई पदार्थ है तो सिंपल इस पर आपको परिभाषा बता रहे हैं। देखो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना क्या है यहाँ पे कि साइंस की ऐसी ब्रांच, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, साइंस या विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें किसी पदार्थ पर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण को डालते हो तो उससे क्या होगा, आपका उससे आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। देख सकते हो क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट पे हम इसे एकत्रित कर लेंगे जो कि स्पेक्ट्रम कहलाएगा, और ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होकर आप इसका अध्ययन कर लेते हो तो आपको पूरा पता चल जाएगा, मतलब कि पदार्थ की रचना कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये घटना ही आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो अभी पूरा परिभाषा लिख के भी आपको बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। आप देखो, बात करें अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। और एक चीज़ और ये भी जान लो, ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत संचरित होती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि आपका वैद्युत क्षेत्र, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इसके लंबवत ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन संचरित होती है। क्योंकि देख सकते हो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन। ठीक है, मतलब ऐसी रेडिएशन, ऐसी विकिरण, ऐसी किरण जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत संचरित होती है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और ये एक प्रकार की एनर्जी है। समझ में आया क्या कहा हमने आपसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी ऊर्जा है जो कि क्या होती है, विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत अर्थात आपका क्या हो जाएगा, लंबवत संचरित होती है। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम देंगे। तो आशा करते हैं सबको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी समझ में आया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी समझ में आया। तो देखो आप ये तो समझ गए, आप इसकी थोड़ा थ्योरी यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ जाओ। आपको क्या लिखना है वो हम यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, तो आप भाई अब जो हमने आपको समझाया स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है, जो परिभाषा बताई थी वही चीज़ लिखा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो परिभाषा क्या कहती है वो यहाँ पे आप पढ़ो। हमने लिखा साइंस की वह ब्रांच या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम्स का अध्ययन करके मैटर की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। हमने आपसे सिंपल ही कहा था कि मान लो कोई मैटर है, उस पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हो तो वो आपकी उस रेडिएशन को उत्सर्जित भी करेगी और उसको अवशोषित भी करेगी। अब उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा अगर आप उसका अध्ययन करते हो तो आपको क्या पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा, अगर आप स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हो तो आपको उस पदार्थ की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलेगा। ठीक है, और यह घटना आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। तो वही चीज़ सिंपल लिखा कि साइंस की वह शाखा, इसे इन्वर्टेड कामा पे पूरी परिभाषा बंद कर लेना। ठीक है, इस टाइप से क्या लिखा गया, साइंस की वह ब्रांच या आपका विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम्स का अध्ययन करके मैटर की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और एक चीज़ और जान लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन दो भागों में किया जाता है, ये दो पार्ट में होती डिवाइड। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जैसा कि चैप्टर ही आपका मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अभी दोनों के बारे में पढ़ेंगे भी क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो सिंपल आपसे हमने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा मोलिकुलर। ठीक है, अभी दोनों को आपको समझाएंगे भी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती। ठीक है, आप देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया था उसकी परिभाषा भी देख लो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जिसे संचरित होने
होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसे संचरित होने के लिए, इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और यह अत्यधिक तीव्र वेग से चलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है अत्यधिक तीव्र वेग या बहुत तेज गति से चलती है। ठीक है, ये बात है सिंपल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जिससे संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यह अत्यधिक तीव्र वेग से चलती है। तो ये बात है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, तो जो परिभाषाएं थी, जो समझाया था, वो यहाँ पे लिख दिया गया। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक परिभाषा, फिर उसके दोनों टाइप, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोलिकुलर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप दोनों के बारे में समझते हैं। ठीक है यार, वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक भी कर लेना और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग। ठीक है, तो अब भाई हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या होती है आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो देखो यहाँ पे जो लिखा पहले उसे समझो, फिर आपको समझाते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पहले हमने लिखा इसमें एटॉमिक है तो एटम पे ही बात होगी, परमाणु पर ही बात होगी। तो इसमें एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पदार्थ पे पड़ती है तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी का अध्ययन ही किया जाता है। तो वही चीज़ इसमें परमाणु पर किया जाता है और जो मोलिकुलर होगी उसमें मॉलिक्यूल अर्थात अणु पर किया जाएगा, वही चीज़ है। तो इसमें एटम अर्थात परमाणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है और किसी एटम अर्थात किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रहते हैं जिसे मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट कहते हैं। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एटम पर, जो आपका एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुम्बकीय विकिरण डालने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, अगर उसका अध्ययन करते हो तो क्या होगा, आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो वही चीज़ कहा गया, इसमें एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फिर कहा गया किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट्स में। सबको पता है यार, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो मान लो कोई परमाणु है, उसका केंद्र नाभिक कहलाता है, सबको पता है। कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु, तो उसका केंद्र नाभिक कहलाता है। इसके चारों ओर क्या होती है, विभिन्न कक्षाएं इस टाइप से उपस्थित होती हैं, विभिन्न आपकी ऑर्बिट्स या कक्षाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें क्या रहते हैं, आपको पता है क्या रहते हैं, बताओ। ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्बिट्स में क्या उपस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। तो वही चीज़ तो लिखा है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ऑर्बिट्स अर्थात कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, जिसे मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ये जो आपकी कक्षाएं हैं, मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसे हम लोग मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है जो हमने यहाँ पे लिखी। फिर इसके बाद का एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुम्बकीय विकिरण डालने पर इलेक्ट्रॉन इन्हें अवशोषित करके हाई एनर्जी के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। क्या कहा, जब आप इस एटम पर, इस परमाणु पर क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात वैद्युत चुम्बकीय विकिरण को इस पे डालोगे, इस परमाणु पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी एनर्जी को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। अवशोषित कही तो मतलब अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे, जिससे ये क्या करेंगे, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में चले जाएंगे। मान लो अभी यहाँ पे हाई एनर्जी वाला इसके बाद होगा तो ये यहाँ से उठ के क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। देख लो, वही चीज़ कहा गया कि एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर इलेक्ट्रॉन इन्हें क्या करते हैं, अवशोषित करके हाई एनर्जी के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। जिनकी एनर्जी उच्च होती है या हाई होती है, उन ऑर्बिट्स, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चले जाते हैं। कब चले जाते हैं, जब आप उस परमाणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हो तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करके हाई एनर्जी वाले अर्थात उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में चले जाते हैं। फिर कहा गया इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जा रहा है, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण नाम देते हैं। फिर कहा गया उत्तेजित इलेक्ट्रॉन।
कुछ समय बाद पुनः नीचे की कक्षों ऑर्बिट्स में आते हैं व एनर्जी का उत्सर्जन इमिशन करते हैं। ठीक है, देखो क्या बात हो रही, सब कुछ आपको समझना है। देखो सबसे पहले हमने कहा कि आपका मान लो परमाणु है, परमाणु पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में उपस्थित होता है, कक्षों में उपस्थित होता है, जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, आपका मूल अवस्था कहते हैं। आप जब इस एटम पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालोगे, इसकी संरचना पता करनी है तो इसको तो डालना पड़ेगा। जब इसको डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करेगा और क्या करेगा, अपना जब अपने अंदर अवशोषित करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, वो अपने मतलब लो एनर्जी वाले जो ऑर्बिट में अर्थात कक्षा में उपस्थित है उससे चला जाएगा हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट अर्थात उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका जब ये हाई मतलब ये आपका नीचे वाले कक्षा या लो एनर्जी ऑर्बिट अर्थात आपका निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक अर्थात लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो इसे हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये जो आपका लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में गया है, ये क्या करेगा, अभी जो उत्तेजित अवस्था में है मतलब उत्तेजित होकर जैसे आपका कोई कदम उठा लेना तो वैसे उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, जहां से लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे गया कुछ समय पश्चात वो फिर से वापस आ जाता है और क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है अर्थात इमिशन करता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, फिर से एक बार पढ़ो। देखो पहले कहा था इसमें एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट्स में रहते हैं जिसे मूल अवस्था कहते हैं। फिर कहा एटम पर ईएमआर डालने पर अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर इलेक्ट्रॉन इन्हें अवशोषित करके हाई एनर्जी के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। मान लो ये लो एनर्जी ऑर्बिट था तो इससे उड़ के कहाँ चले गए, हाई एनर्जी के ऑर्बिट में चले जाते हैं और इसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। फिर कहा गया उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद पुनः नीचे कक्षा में आ जाता है। ये जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय पश्चात फिर से आपका नीचे कक्षा में आ जाएगा और एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ लिया जाए किया क्या जाता है तो बस इसमें भी वही किया जाता है, पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा तो आप क्या करो, जो पदार्थ का परमाणु है उस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालो, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो उसका अध्ययन करो, आपको पता चल जाएगा उसकी संरचना के बारे में। तो वही बात है, ये बात थी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आशा करते ये भी आपको समझ में आई होगी। आप जो इसका दूसरा पार्ट है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको भी देखते हैं, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो आप भाई हम लोग बात करते हैं मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, हेडिंग लगी मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा कि ये तो पूरा चैप्टर ही आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसके बारे में तो अच्छे से ही पढ़ना है। तो देखो सिंपल यहाँ पे लिखा गया मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इफेक्ट का अध्ययन मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। सिंपल सी बात कि मतलब आप किसी भी अणु, मॉलिक्यूल्स का मतलब किसी भी अणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे तो उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम या उससे प्राप्त इफेक्ट का अध्ययन करने पर जो आपको प्राप्त होगा वो मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा। ठीक है, और मोलेक्यूल्स में रेडिएशन डालने पर 3 प्रकार के ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण प्राप्त होते हैं। एटम पे जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाला था तो एक प्रकार का ट्रांजिशन मिला था आपको, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लेकिन इस पे 3 प्रकार के ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण मिलेंगे। पहला मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, दूसरा मिलेगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कंपन संक्रमण, तीसरा मिलेगा रोटेशनल ट्रांजिशन घूर्णन संक्रमण। मतलब ये 3 प्रकार के ट्रांजिशन मिलते हैं। तो सिंपल सी बात ये बात समझो कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें 3 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, ये देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। ठीक है, तो देखो आप ये जो वीडियो था इस पर केवल इंट्रोडक्शन हमने देखा, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे तो इतना ही रहेगा। अब जो आगे से वीडियो आएंगे उन पे और ज़्यादा मस्त तरीके से पूरा मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, ये केवल इंट्रोडक्शन था, केवल इसके बारे में हमने जाना कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। अगले जो वीडियो आएंगे उस पर और ज़्यादा मस्त तरीके से बात करेंगे मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे अगला वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाओगे तो और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ज़रूर देखना जाके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।